डॉटर ऊपर से नीचे आ रही थी, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, उसने 6-7 सीढ़ी से छलांग लगा दी। तो उसका हार्ट बीट ऐसा था कि हार्ट अटैक होने वाला था, उसको इतनी बुरी हालत थी। लोगों को काट भी रहे हैं और बहुत लोगों के यहाँ झगड़े होते रहते हैं। मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैं बच गई थी। काफी बार मेरे पीछे भी कुत्ते पड़ चुके हैं। काफी डॉग अटैक्स हो रखे हैं रेजिडेंस पे। बहुत पुरानी कहावत है, डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कुत्तों की वफादारी की मिसालें भी दी जाती हैं। फिर क्या गलत हो गया है जो अब कुत्तों के इंसानों पर हमले की खबरें ज्यादा आने लगी हैं? क्या जानवर ज्यादा आक्रामक हो गए हैं या हमारी आक्रामकता ने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी है? नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग करेंगे इसी बात पर बात, क्योंकि हाल के कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद कुत्ते गंभीर समस्या बनकर उभरे हैं। भारत में 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं, ऐसे आंकड़े हैं। आवारा कुत्तों के काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एनसीआर के गाजियाबाद में इसे लेकर आज ही एक अलग तरह का प्रदर्शन किया गया, जहां पर लोगों ने कुत्तों को खाना खिला रहे डॉग लवर्स के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद में लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं और कुछ ही दिनों पहले एक 14 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने के कारण रेबीज से मौत हुई थी, जिसके ऊपर भी कई तरह की बातें सामने आई कि रेबीज था या नहीं था। बहरहाल बस एक दिन पहले हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि ये गंभीर मुद्दा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि एमसीडी को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं, समस्या को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। 2014 की याचिका को रद्द करते हुए फैसला लिया गया है, जिस याचिका में महिला के खिलाफ आरोप था कि इस महिला के पालतू कुत्तों के काटने की वजह से पड़ोसी को परेशानी हुई थी, लेकिन आरोप लगाने वाले जो थे वो महिला के पड़ोसी थे, पर दोनों में सुलह हो गई, इसलिए इस याचिका को खारिज किया गया। पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला गंभीर है। इससे ही पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एक गंभीर खतरा है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को कुत्तों ने काट लिया। डॉक्टरों ने कहा कि इस पर कुछ नहीं किया जा सकता और बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे मामले आपने सुने होंगे हाल के दिनों में, जिसकी वजह से बार बार ये चर्चा होती है कि कुत्ते जो हैं वो आक्रामक हो गए हैं। जैसे 15 सितंबर 2022 को दिल्ली में ही 56 साल की महिला को कुत्तों ने दौड़ाया, जिसके बाद वो गिर गई और उन्हें फ्रैक्चर हुआ। फिर 25 जुलाई 2023 नोएडा से मामला सामने आया था कि गाजियाबाद के एसडीएम पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। एसडीएम गुंजा सिंह इस हमले में घायल हो गई। 6 जुलाई 2023 को गाजियाबाद से ही फिर मामला आया कि एक लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। इसके अलावा मार्च 2023 दिल्ली में 2 बच्चों पर अलग अलग दिन कुत्तों ने हमला किया। आवारा कुत्तों के हमले के बाद दोनों बच्चों की मौत भी हो गई। तो ये जब खबरें आती हैं बहुत परेशान करने वाली हैं। 18 अक्टूबर 2022 नोएडा में, ये सब मैं एनसीआर की बात कर रही हूँ, एक 1.5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक और खबर 9 अक्टूबर की है, 2022 नोएडा में ही एक मामला आया था। लेकिन ये जो समस्या है सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है। हिमाचल के नेरवा तहसील से भी 3 सितंबर 2022 को ऐसा मामला सामने आया था कि पागल कुत्ते ने हमला कर दिया और कई लोगों को लहूलुहान कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई की मौत कुत्ते के काटने से हुई रेबीज के कारण हुई। तो WHO की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व में लोगों को कुत्ते काटने के सबसे ज्यादा मामले भारत में हो रहे हैं और रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती हैं। लेकिन इस मामले को समझने की ज़रूरत है और इसलिए हमने यहाँ पे इस पर एक चर्चा करने का तय किया कि आखिर कुत्ते इतने ज़्यादा आक्रामक क्यों हो गए हैं, अगर हैं तो, या क्या इसमें इंसानों की गलती है, क्या हम उन्हें समझ नहीं पा रहे, क्या जानवरों के रहने की जगह नहीं है, जिस तरह उनकी देखभाल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और किस तरह से जानवरों के साथ मिलकर, खास करके कुत्तों के साथ मिलकर जो इंसानों के साथ ही हमेशा रहते हैं, किस तरह से रहा जा सकता है, साथ मिलकर रहना, यानी को एग्जिस्टेंस। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान, यहाँ पे एक पैनलिस्ट जिसमें ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत करीबी से इस मामले पर बात करते आए हैं, इस पर काम करते आए हैं। रानू कालरा हैं हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं।
अंबिका शुक्ला हैं ट्रस्टी पीपल फॉर एनिमल्स, नीरज गुप्ता वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदनान खान हैं डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट, किंगशुक मुखर्जी हैं सदस्य हैं पशुवर्स। तो बहुत धन्यवाद है आप तमाम लोगों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ये एक बहुत अहम मसला है। कुछ ही दिनों पहले भी हमने देखा था कि पिछले साल की बात है कि एक रेजिडेंट ग्रुप 8 महिलाओं का एक ग्रुप था नोएडा के सेक्टर 137 से, और वो कोर्ट में पहुंची ये बताने के लिए कि इस पर PIL हुआ कि कुत्ते जो है सोसाइटी में बहुत आक्रामक हो गए हैं, हमला करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम जानवरों से नफरत नहीं करते, लेकिन इंसानों पर अगर हमला हो तो फिर हम ऐसे में क्या करें। तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एक बात कही है नीरज जी। तो ये क्यों इतने मामले अब सामने आ रहे हैं? क्या आपको लगता है बढ़ गए हैं मामले? मुझे लगता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शंस होने के बावजूद और पर्याप्त कानून होने के बावजूद शायद अथॉरिटीज़ ने और जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं करने की वजह से ये मामले रोज़ के रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक हम डॉग लवर्स या डॉग को प्रोटेस्ट करने का, हेट करने के लिए अगर हम बात करें, करने वाले लोगों की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अगर बैलेंस बनाएं और बैलेंस बना करके अगर काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। कहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, मुझे यही समझ में आ रहा है। रेणु जी, आपको क्या लगता है ये बैलेंस मतलब कहाँ खत्म हो गया? पहले कैसे रहते थे? अगर हमले बढ़े हैं जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं, तो क्या वजह लगती है इसकी? मुझे जहाँ तक लगता है जो मामले बड़े हैं वो अब मुझे लगता है ज़्यादा न्यूज़ में आने लगे हैं, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है। मे बी अब ज़्यादा फोकस में आ रहा है, वो एक बात अलग है। नहीं, इसलिए भी है क्या कि एक सोसाइटीज़ में हम गेटेड कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक जगह में रहते हैं, वहाँ पर कुत्ते भी हैं, और ये लिफ्ट्स है, हमलों की केसेस जो है वो थोड़े कन्फाइंड हो चुके हैं, चीजें कन्फाइंड हो गई हैं। पेट डॉग्स को भी देखें तो आपको 2 BHK के घर में कितनी जगह होती है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ना उन्हें खेलने की जगह मिलती है ना कुछ जगह मिलती है। तो ऑब्वियसली दैट एग्रेशन इज देयर, वो हो रहा है उनके साथ भी। बट स्ट्रे डॉग्स के लिए मैं मानूंगी कि उनको, मुझे ये उनका आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ये प्यार समझ नहीं आता कि उनको सिर्फ खाना खिलाइए, बाकी उनको छोड़ दीजिए वहीं पर। अगर प्यार है तो घर लेके जाइए जी। ये कैसा प्यार है कि सिर्फ खाना ही खिलाना है और छोड़ के ना जाना? ठीक है, पर अंबिका, ये बहुत लोग बात कहते हैं कि आप खाना खिला रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खत्म होगी? बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, वो फीड करते हैं, पर उसके बाद की जिम्मेदारी, कपड़े भी देते हैं, बिस्तर देते हैं, ठंड के दिनों में हमने ये सब देखा है। तो उसके बियॉन्ड क्या? क्योंकि जाहिर है कि सभी कुत्तों को अपने घर तो लोग लेकर नहीं जा पाएंगे, फिर उनके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए? जो काम हो रहा है कुत्तों के लिए 90% फीडर्स ही कर रहे हैं। जो नसबंदी और टीकाकरण का प्रोग्राम जो हर म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी है जी, वो म्यूनिसिपैलिटी की जगह फीडर्स अपने आप कर रहे हैं, अपने पैसे लगाकर, अपने एफर्ट लगाकर, अपने ट्रांसपोर्ट लगाकर। तो जो हम सफलता देख रहे हैं ABC का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, वो फीडर्स के ही माध्यम से हो रहा है। और मैं मानती हूँ कि फीडर्स के जरिए ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि ABC जो प्रोग्राम है, मैं आपको समझा देती हूँ। काट जो होते हैं 3 वजह से होते हैं ज्यादातर। एक होता है कि मीटिंग सीजन में मेल्स उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरी बात होती है जब बच्चे हो जाते हैं, हर माँ अपने बच्चों के सामने प्रोटेक्टिव बन जाती है और खतरा समझती है अपने बच्चों के लिए। और तीसरा होता है टेरिटोरियल फाइटिंग, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के जगह में घुस जाता है जी। तो जो ABC प्रोग्राम है ये तीनों चीज़ों का समाधान करती है। एक तो मेटिंग नहीं होती है तो मेल्स उत्तेजित नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो माँ प्रोटेक्टिव नहीं बनती है, और तीसरा कुत्ते को जहाँ से उठाया वहीं वापस आपने करना है, तो टेरिटोरियल फाइटिंग भी नहीं होती है। अगर इस प्रोग्राम को हम ठीक तरीके से चलाएं, अपनाएं जिम्मेवारी से और इस तरीके से सफल कराएं, तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम देन। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में फीडर्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि फीडर्स ही है जिनके पास कुत्ते आते हैं जी। अगर हम खाना दें, कुत्ते फ्रेंडली बन जाते हैं, हाथ में आते हैं ताकि हम उनको स्टेरिलाइजेशन करवा सकते हैं।
फ्रेंडली बन जाते हैं ताकि हम उनको रीवैक्सीनेट कर सकते हैं हर साल, और फ्रेंडली और ऑपरेशन लाइक बन जाते हैं क्योंकि उनको रेगुलर फीडिंग मिले, रेगुलर खाना मिले। नहीं तो हम अनीमिक या बीमार कुत्ते को ऑपरेट नहीं कर सकते। सो फीडिंग इज द की टू द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। पर ये जो फीडिंग है इसको लेकर ही इतना झगड़ा है सोसाइटी में। एग्जैक्टली, क्योंकि ये कभी समझाया नहीं गया है। हाँ, तो वो समझना जरूरी है, क्योंकि एक चीज ये भी सामने आ रही है अदनान कि ये इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग भी होती है। तो क्या है, इस जानना जरूरी कि रिस्पॉन्सिबल फीडिंग और इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग कैसे फीड करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी बारे में मैं बात करना चाहता था। और दोनों पक्ष के लिए मैं एक पॉइंट रखूँगा। सीधा सिर्फ कुत्ते के मानसिक संतुलन और डॉग जैसा सोचता है, सिर्फ उसके बारे में ही बोलूँगा। डॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, मोस्टली वो मांस खाते हैं, और उनमें प्रे ड्राइव होती है, वो प्रेडेटर होते हैं। प्रेडेटर का मतलब है कि कोई भी चिड़िया, बिल्ली या कोई भी तेज हाई पिच आवाज़ करके अगर उनसे दूर भागेगा तो उन्हें उनको पकड़ने का मन कर जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि स्ट्रे डॉग्स हमारी सारी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, 100 साल से, हमसे पहले से हैं। वो स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स का मैं हिंदी में समझाऊं तो वो लोग अपने खाने को सैलरी की तरह कमा के खाते हैं। मतलब वो अपना सुबह के नाश्ते के लिए 10 किलोमीटर बेचारे घूमते हैं, सूंघते हैं, एक एक कूड़ेदान से थोड़ा थोड़ा सूंघ के 10-10 मिनट बिता के थोड़ा सा उनको खाना मिलता है। अब क्या हुआ है कि ये दोनों पक्ष क्योंकि साथ में तो बैठे नहीं हैं, तो एक तो लाइसेंस्ड फीडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग का मतलब है कि उसी एक बेचारे डॉग को 4-5 लोगों ने खाना दे दिया। तो अब कैसा माइंडसेट हो गया कि वो स्ट्रे डॉग है, जैसे टी शर्ट आती थी माय डैड इज एन ATM, तो अब उसको अनलिमिटेड खाना जो कि डॉग की सैलरी है वो अनलिमिटेड 4 जगह से मिल रही है, क्योंकि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। तो डॉग का बिहेवियर भी स्पॉइल हो गया, जैसे कि अनलिमिटेड पैसे मिलते जाए बच्चों तो को, पैम्पर हो गया और उसको पॉकेट मनी मिल गई। तो अब उसके सामने 2 चीजें हैं कि ये मेरा ATM है, यहाँ से मुझे खाना मिलता है, फ्री में मिलता है। कोई भी मेड, डिलीवरी वाला या कोई भी सामने से जाएगा तो उन्हें लगता है कि ये मेरा खाना, ये मेरा बैंक से कुछ लूट लेंगे। पहली बात। दूसरा, प्रे ड्राइव ट्रिगर होने का मतलब है, आप नोटिस करिए, आपने जो सारी न्यूज बताई है छोटे बच्चों की है, तो कोई छोटा बच्चा एक छोटे प्रे की तरह जब चिल्ला के, श्रीक करके, डर के उनसे दूर भागता है, तो जिनमें डर ज्यादा है वो ज्यादा दौड़ा के काटे जाएंगे उन कुत्तों से जिनके 2 तो ऑफिशियल फीडर्स हैं, लाइसेंस, जिनको हम मतलब सिखाते हैं, समझाते हैं, और 4-5 जो है वो घर का कूड़ा भी डाल देते हैं। उनको प्यार आया तो वो बिस्किट भी देते हैं। मतलब कोई एक दूसरे से पूछ नहीं रहा। तो एक ओबीस डॉग है जिसको 15 किलो का होना है, वो 40 किलो का है, और वो अपने एरिया का खुद को ही उसने चौकीदार या डॉन या माफिया बना दिया है। तो जो कोई छोटा सा बच्चा 10 साल से नीचे का, 20 किलो से नीचे का एकदम से करके चिल्ला के उनसे दूर भागेगा, उनकी प्रे ड्राइव ट्रिगर हो जाती है, जैसे बिल्ली और गिलहरी को पकड़ने का किलर इंस्टिंक्ट आता है। तो उनको ना मिसअंडरस्टैंड करा जा रहा है। मतलब ये गलत फहमी है कि लोग उन्हें खूंखार मान रहे हैं। उनके दिमाग से सोचना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरा जो है कि एक इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि हर कम्युनिटी की फिक्स्ड फीडर्स हों, उनसे पूछा जाए कि कौन से कुत्ते को कितना और क्या खाना देना चाहिए। सब अपने घर का अगर कूड़ा ही डाल देंगे तो वो डॉग वहीं पे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कही, लेकिन अब ये है कि इतनी ज्यादा डिटेल्स कितने लोगों को पता है, क्या ये सोसाइटी के लेवल पे होना चाहिए। फिर जैसे RWAs होती हैं, तो वैसे उन जैसे RWAs क्या इन चीजों की इन पर भी बात करती हैं? जैसे आपकी सोसाइटी में आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो कुत्तों की देखभाल भी कर रहे हैं, आप इन तमाम चीजों से जूझ रहे हैं। हमने एक्चुअली ये देखा है कि अगर कुत्ते वेल फेड रहें, अगर उनको खाना दिया जाए, उनको वैक्सीन दिया जाए, स्टेरलाइज किया जाए, उनके हम लोग के हर एक लेन में, हम लोग 3,000 साढ़े 3,000 की कम्युनिटी है हमारी, और वो गेटेड में है, बट हमारे हर लेन में एक ना एक कोई नियुक्त है कि उसको पता है अगर उसको कोई पानी या वो नहीं मिला, वो गेट के बाहर आ जाता है। उसे पता है कि एक ह्यूमन हमारे लिए है। तो क्या ये तय किया गया है कि हर एक लेन में एक ही पर्सन कोई दे और ओवर फीडिंग नहीं? और हमें बहुत गर्व होता है ये कह के कि हमारी जो RWA है वो काफी रिसेप्टिव थी। वो देयर आर पीपल हु विल ऑलवेज से कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, बट मेरा कहना ये है कि अगर साथ में बैठेंगे, इन जैसे लोगों की हम लोग राय लेंगे, सॉल्यूशंस आती हैं। और सॉल्यूशंस हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले एक कोएग्जिस्टेंस पे उस पे हम लोग ने एक वर्कशॉप किया था और बच्चों के लिए किया था।
और हमने मेड्स के लिए किया है, हमने अलग अलग लोगों को बताने के लिए। आधे लोगों को वो पत्थर लेके चलते थे, अपने हाथ में पत्थर लेके चलते थे, वो पत्थर लेके चलते थे तो कटता था। जिस दिन से वो पत्थर हट गया, गार्ड्स हमारे पहले लाठी लेके चलते थे, जब भी कुछ होता था लाठी मारा जाता था, लाठी हटा दिया गया है पिछले 1 साल से, कहीं कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, होता है अगर हो हम तो रहा चाहें। है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जैसे 2 गुट बटे हुए किंग जी, जी। एक तो वो है कि जो, और ये होना भी चाहिए कि कुत्ते हैं, इंसान है, कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मिलके रहें। लेकिन जब एक ऐसा माहौल है कि कुत्ते आक्रामक हैं, हमला कर रहे हैं, तो एक ग्रुप है जो चाहता है कि किसी तरह से इन कुत्तों को बाहर किया जाए। हम अपनी सोसाइटी में कुत्तों को नहीं रखें। ये नोएडा जैसी जगहों पर या गुरुग्राम है जहां पे गेटेड सोसाइटीज हैं, वहां पे बहुत देखा जा रहा है। तो वैसे में इस तरह की जो मामले अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, जो डायरेक्शन से जो कानून बने हुए हैं उसके ऊपर, नीरज जी, उस कानून के तहत किसकी जिम्मेदारी है इनको? RWAs तो कर ही रही हैं, लेकिन जहां तक कानून का अगर हम विषय देखें तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें म्युनिसिपल की आती है, म्युनिसिपलिटी की आती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और मैं देखता हूँ जिस तरीके से उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज चाहे मैन पावर हो या पैसे की बात हो या कोई भी बात हो, उसमें शायद म्यूनिसिपलिटी के पास बहुत सारा और भी काम है जो उनकी प्रायोरिटी पर आ जाता है, और प्रायोरिटी पर आने की वजह से ये इश्यूज नेग्लेक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है म्यूनिसिपल बोर्ड के साथ म्यूनिसिपलिटीज जितनी भी हैं उसके साथ कुछ और संस्थाओं को, भले वो डॉग लवर हो या RWAs हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अगर वो उसमें आगे आकर के गार्जियनशिप लें और उसको आइडेंटिफाई करके अगर काम करें तो शायद बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो MCDs के साथ बहुत सारे ऐसी संस्थाएं तो जुड़ी ही होंगी, जैसे बहुत सारे NGOs हैं, RWA में लोग इतना काम कर रहे हैं, इनके तमाम जैसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो तो काम उस पर हो रहा है। तो फिर ये ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं पर हो सकता है दिल्ली में MCD के साथ 10 लोग जुड़े हों, जो कि शायद 9 की जरूरत हो 10 जुड़े हैं। लेकिन अगर छोटे शहर में अगर आप चले जाओ, नोएडा या आप ग्रेटर नोएडा चले जाओ, हो सकता है वहाँ कोई और जुड़ा ही नहीं है और MCD भी इफेक्टिव नहीं है। तो ये रेगुलराइज, बल्कि अगर आप देखें तो जस्टिस दीपक मिश्रा का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इस पर, उन्होंने डायरेक्शंस भी दिया था कि सेंट्रल कमेटी बनाए, स्टेट कमेटी बनाए, और उसके बाद उन्होंने 5 तरीके की कमेटी बनाने के अलग अलग एरिया के लिए कहा। लेकिन मैंने जितना भी देखा और सर्च करा, मुझे कहीं पर ये नहीं मिला कि उसके ऊपर क्या काम हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर ये सेंट्रल लेवल से और स्टेट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी MCDs जो हैं और उसके साथ संस्थाओं को अगर प्रॉपरली अगर जोड़ दें, और जैसे कि एनिमल बिहेवियर की बात है जो लोग जानते हैं इसके इस विषय के संदर्भ में, अगर वो उनसे अगर राय लेकर के अगर काम किया जाए तो ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो समस्या का समाधान क्या है, इसके ऊपर बात करनी जरूरी है। और भारत में यह समस्या इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि 36% रेबीज से मौत यहाँ पे होती है, और भारत में जो संख्या है इन कुत्तों की, यानी कि जो पालतू कुत्ते नहीं है, जिन्हें आवारा कुत्ते कहा जा रहा है, या जो कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आखिर कहाँ पे चूक रहे हैं हम भारत में, होना क्या चाहिए, समाधान क्या है, इस पे बात करेंगे हम इस चर्चा के दौरान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि लगातार आवारा कुत्तों की आक्रामकता की बात हो रही है, लेकिन चर्चा इस पर भी करना जरूरी है कि आखिर क्या उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में बदलाव आया है, वजह क्या है, क्या हम इंसानों के तौर पर उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रहे। इसके 2 पहलू हैं और 2 गुट बटे हैं। एक गुट मेरे इसके कहने पर भी नाराज हो सकता है कि हम इंसानों के तौर पर क्या कुत्तों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुत्तों की वहां पे कोई जगह नहीं है जहां इंसान रह रहे हैं, उन्हें बाहर करना चाहिए। दूसरा गुट है जिससे लगता है कि इन कुत्तों को उनकी फीडिंग हो, उन्हें खाना खिलाना हो, वो तमाम चीजों को डॉग लवर्स के कैटेगरी में बांट दिया गया है। और ये डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में जो है लड़ाई इतनी ज्यादा है कि हम बीच की बात समझना चाहते हैं कि समाधान क्या है, क्या सही तरीके से आप कुत्तों का की देखभाल कर रहे हैं, अगर आप खाना पीना खिला रहे हैं तो कैसे करके खिलाएं, जिस अवेयरनेस की आप बात कर रही हैं वो किन लेवल्स पे होनी चाहिए। तो समस्या हमने शुरुआत में भी दिखाया रानू जी की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हादसे हुए हैं जहां पर छोटे बच्चों पर हमला हुआ,
लोगों की मौत हो गई है, रेबीज के मामले हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, ये समस्या है। तो अगर आपको इस चीज से परेशानी है तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ जानकारी की कमी है और कुछ समझना चाहिए कि क्या समाधान है इसका? डेफिनेटली इंफॉर्मेशन तो है ही, उसकी तो कमी है ही है, बिकॉज ये एक चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं की जाती है, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है कि स्ट्रे डॉग्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए उनके प्रति। जी, सी एवरीबडी वर्क्स ऑन द इंस्टिंक्ट्स। जैसे मैं अपनी इंस्टिंक्ट के उस पर काम करूंगी कि अगर कोई कुत्ता मेरे तरफ आएगा, मैं कोई डंडा लूंगी या कोई पत्थर या लूंगी तो सेव माय सेल्फ, या मैं भागूंगी। सिमिलरली उस कुत्ते का भी एक बिहेवियर होगा अगर मैं उसकी तरफ जा रही हूँ तो ये मुझे कौन बताएगा कि कैसे करते हैं? आई डोंट हैव अ पेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से इसका बर्ताव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि ट्रैफिक पे आप दाएं बाएं रोड क्रॉस करो, बिजली पे आप उंगली मत डालो, पानी में तैरो, आग से पानी डालो वगैरह। हम वी टीच चिल्ड्रन सो मेनी सेफ्टी rules, but we never teach them about animals, even though हम animals के बीच में ही रहते हैं। So there are so many simple things. One is do not run. जब कुत्ता आपकी तरफ आता है बिल्कुल मत भागिए। पुराने जमाने में एक कहावत थी, कुत्ता आए आप पेड़ बन जाए, which means stand still. The dog will come, sniff you and go away. वो आपको हानि करने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो केवल पूछ रहा है आप कौन है, हेलो हाउ डू यू डू, बस जैसे, एंड दैट्स ऑल। He'll come, sniff you and go away. So that is the first thing, is do not run. Do not raise your hand. You know, raising a hand is like attack कर रहे हैं। Exactly, it is a sign of enmity. And a dog may recoil, he may react. So why take that chance, and why it's not necessary? डंडे बिल्कुल ना दिखाएं, पत्थर ना फेंके। पर अंबिका जी, कई लोग इस बात से कंफर्टेबल नहीं है कि आप वहां रुक जाएं, कुत्ता पास में आए और आपको स्निफ करे। सब में शायद इतनी पेशेंस या हिम्मत भी नहीं है, डर होता है लोगों में। मैम, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इफ दे आर टॉट। If you are taught, you will do it. If you understand it's in your safety, it's in your interests, then you will do it. It may not be your instinct, but you learn the way we learn. लेकिन कई बार अदनान जैसे ये बोल रही हैं, ये बात सही है, पर क्या डॉग्स के बिहेवियर में भी अब ऐसा बदलाव आया है कि कई बार अग्रेशन अगर बढ़ गई, जैसा आप कह रहे थे कि इतनी ओवर फीडिंग हो रही है, उनकी जो खुद अपने खाना ढूंढने की सलाहियत है वो कम हो रही है, तो कोई भी डिलीवरी पर्सन भी आता है तो उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। उस केस में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि उनके भी बिहेवियर में बदलाव आया है? मेरे हिसाब से डॉग्स के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा नहीं आया कि मॉडर्न टाइम्स में कुत्तों का बदलाव बढ़ गया है। मतलब आक्रामक ज्यादा हो गए, ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि एकदम से ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी फीडिंग पैटर्न बदल गई है, उनको अपने से खाना ढूंढना नहीं पड़ रहा, कुछ डॉग ओवर फेड है, ये सब तो ऐसा है। एक तो ऐसा है कि हमारे पास एक टीम ऑफ लाइसेंस्ड फीडर्स हैं जिनको सिखाया गया है संस्थाओं से कि कैसे उनका ध्यान रखना है। लेकिन अदनान वो तो बहुत कम है, बहुत कम है, बट फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं जो कहीं कुछ भी खाना डालते हैं। जी, तो वो एक प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं है। एक घर है जिसको प्यार आ रहा है तो अपने घर से कूड़ा डाल रहा है, वो उनको लग रहा है वो कुत्तों के लिए अच्छा कर रहे हैं। दूसरा घर है जिनको नफरत आ रही है तो वो सब में फैला रहे हैं कि इसमें रेबीज है, इसे डंडे से मारो, इसे जहर दे दो। तो वो बेचारा दो जगहों पे ऐसा खिंचा हुआ है कि कोई उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। डॉग्स के, कुत्तों के बिहेवियर में मेरे हिसाब से ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जो 50 साल पहले वो अलग है। एक बात है, मुझे ये लग रहा था कि जो जानवरों की जगह है वो तो इंसानों ने ले ली है, ज्यादा से ज्यादा। हुआ है कि डेवलपमेंट कुछ ऐसे जगहों पे आई है जहां सिर्फ जंगल, सिर्फ पहाड़ या सिर्फ गांव, जहां पे मीलों दूर में एक एक घर होता था, वहां एकदम से ऊंचे ऊंचे टावर आ गए और हमसे पहले से, रेजिडेंट्स के पहले से वहां डॉग्स रह रहे थे। तो अगर मैं किसी नई जगह पे जाता जहां स्ट्रे डॉग्स रह रहे हैं तो पहले मैं उनकी इकोलॉजी और उनका नेचर समझ के और उनको रिस्पेक्ट देना सबसे उचित समझूंगा। ये तो उम्मीद ही नहीं कर सकते बिल्डर्स के माफिया से कि ऐसा कोई करेगा। वो गए, मकान बना लिया, हजारों फ्लैट्स। जी, तो बिल्डर और जो लेबर है, मैं कहूंगा उनको हम फिर भी कह सकते हैं इन्हें खाना और इनका ध्यान रख लीजिए। जैसे ही रेजिडेंट्स टियर 2, टियर 3 सिटीज से नोएडा या गाजियाबाद में नई टाउनशिप में आके सेटल हो गए, अब उन्हें चाहिए कि हमारी लिफ्ट है, हमारी गाड़ी महंगी है, हमारा एसी वाला कमरा है, यहां से ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुत्ता हटाओ, अब इन्हें जहर दो, इन्हें मारो। कोई गार्ड को एक्स्ट्रा रिश्वत दे के उन्हें बोरियों में डाल के भगा देते हैं,
फेंक देते हैं। तो उस वजह से जो एनिमल, जो डॉग लवर्स एक नेगेटिव टर्म बन गया, एक्चुअली में जो एनिमल हेटर्स का एक साइलेंट ग्रुप है, जो पीछे से मतलब हम रात में गए, सुबह देखा, जहर दे के मार दिया उन डॉग्स को। तो इस चक्कर में इतना हेटरेड फैला हुआ है कि गार्ड्स को बोला हुआ है, जो सीनियर्स हैं, कि अगर तुमने इनको मारा नहीं, इन्हें सामने ला दिया तो तुम्हारी नौकरी पे बन जाएगी। तो इतना प्रेशर है उस दूसरी नेगेटिव साइड से। दो तरह की चीजें दिखती हैं किंगशुक। एक तो आपके घरों में बहुत महंगे कुत्ते जिनको आप दुकानों से खरीद के लाते हैं, उनको रखने का शौक, और ऐसी जगहों पर जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। हमने देखा है चारों तरफ में, आप हस्कीज लाते हैं, आप माउंटेन डॉग्स, ऐसी जो ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो आपके छोटे फ्लैट्स में रहते हैं 2-3 कमरों के, जो उनके लिए जगह नहीं है, तो उनको तो आप रखते हैं, उनको आपने ह्यूमनाइज कर दिया है बिल्कुल। वो कुत्ते रहे नहीं, वो एसी में रहते, खाना उनको प्लेट्स में मिल रहा है। दूसरी तरफ डॉग्स से आप इतना चिढ़ रहे हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, तो क्लास डिवाइड बहुत ज्यादा है इन डॉग्स में भी। क्लास डिवाइड आ गया है। और देखिए, जो हमें करना चाहिए, जो सबसे पहले करना चाहिए किसी कम्युनिटी में, आप अग्रेसिवली पहले उनको स्टेरलाइज करिए, वैक्सीनेट करिए। मतलब ये बेसिक कॉमन सेंस कहता है कि भैया कोई अगर कुत्ता है तो पहले उसको आबादी को वहीं पे है जो उसको रोकिए, ठीक है, ओके, उसको स्टेरलाइज कर लीजिए, उसको न्यूटर कर लीजिए। एटलीस्ट आपने पहला एक जो रेबीज वाला जो बात है कि काट के ये हो जाएगा, वो वहां पे हम लोग, उसके बाद और बात करिए, और उसके बाद देखिए कि ये कुत्ते वापस आपको फिर कितना भला कर सकते हैं। हम लोगों के गार्ड्स में हम लोगों ने डंडा हटवा दिया, बहुत फर्क पड़ा है, थोड़ा नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। अब वो गार्ड्स के साथ रात को पेट्रोलिंग करते हैं, गार्ड्स खुद ही लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है कि मतलब, मगर हाँ, मैं ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि ये इंसिडेंट्स एटलीस्ट एनसीआर में, ये नोएडा गाजियाबाद में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ज्यादातर वहां पे क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल है, ये मतलब समझने की जरूरत है, क्यों ज्यादा वहां पे। ये लिफ्ट में आप, ये तो घर के कुत्ते हैं जो काट, ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं, वो भी काट रहे हैं, ये घर के कुत्ते काट रहे हैं। अच्छा, घर के कुत्ते काट रहे हैं। कुछ ऐसे अग्रेसिव डॉग्स हैं जो मुझे लगता है फ्रॉम अ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड नॉट बी हैविंग दोस एज पेट्स। उस पे तो कानून है, नीरज जी, कानून है कि इस तरह के खतरनाक कुत्तों को आप घरों में नहीं रख सकते, रखना ही नहीं चाहिए। रॉटवाइलर्स हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, है ना। कानून का, अगर आप कानून के ऊपर आप बात करें, कानून सफिशिएंट है मुझे लगता है। नहीं, वो खतरनाक कुत्तों की भी बात करें, जैसे जो महंगे कुत्ते रखते हैं लोग अपने घरों में, उनमें ऐसे खतरनाक कुत्ते भी रख रहे हैं, खरीद के लाते हैं, जो अलाउड नहीं रेजिडेंशियल एरिया में। फिर आप उनको लिफ्ट्स में लेके जाते हैं, वो उन लिफ्ट्स में लोगों पर हमला करते हैं। फिर दूसरा ग्रुप कहता है आपने कुत्ते को लिफ्ट में क्यों लाया। यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है, कानून का फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। कानून बना हुआ है कि आप ऐसे कुत्तों को जो कि बाकी ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको रेजिडेंशियल एरिया में ना रखें या ना रखें। लेकिन उसको फॉलो कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन देखेगा? अल्टीमेटली अथॉरिटीज देखेंगी। क्योंकि अगर अगर एक नेबर अगर जा करके उनसे बोले कि साहब आप यहाँ नहीं रख सकते, तो उससे वो लड़ने लगेंगे जी। उसको कोई प्रोटेक्शन है नहीं। अगर वो आदमी इतना, हो सकता कल को वो कुत्ते को ही छोड़ दे उनके ऊपर। तो नो आई एम जस्ट सेइंग देयर आर डिफरेंट हुई है। मैं एक नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूं। डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो सच थिंग। बता रही हूं, आई विल कम टू यू। मैं सिर्फ इन्होंने कहा, वो दरअसल बहुत ताज्जुब की बात है कि हमने एक सोसाइटी में नोएडा में हमने स्टोरी देखी थी, वो स्टोरी जो कि दुश्मनी आपस में आप अपने कुत्ते को अटैक करने के लिए दूसरे पर छोड़ रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो ये करते हैं। बट द पॉइंट इज कि कानून बना हुआ है कि आप खतरनाक कुत्तों को नहीं रखेंगे वहां पे। और आप फिर वापस इसलिए लौटना चाहती हूँ कि आप एक बात कह रहे थे कि सोसाइटीज में क्यों ज्यादा ये हो रहा है, नोएडा गाजियाबाद में। मुझे तो यही लग रहा है कि जगह छोटी है, जगह छोटी है, लोगों को लगता है कि पेट्स ही बहुत हैं, मतलब जगह ऐसे ही छोटी है तो घर में पेट्स होना चाहिए, तो पेट्स होना चाहिए। पेट्स के बाद फिर स्ट्रेस तो मतलब किसी का भी नहीं है। तो अगर हर सोसाइटी ये कहे कि हमारे सोसाइटी में नहीं, बाहर कर दीजिए, तो बाहर करके आप कहाँ पे करिएगा जी, ठीक है। और मुझे एक चीज बताइए, जब आप रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते में क्या आपको और कोई चीज नहीं मिलता है? सिर्फ एक कुत्ता ही मिलता है? और भी चीजें मिलती हैं ना, मतलब आपको
एक्सीडेंट से आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कमिंग अदर थिंग्स, देयर आर मिसक्रिएंट्स, हूलिगन्स, गॉड नोज, we all know what we face. Very careful of humans. Dogs is just one small, मतलब एक छोटा सा पहलू है. हाँ, तो why is it कि dog ही आपको बिल्कुल आपका सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है. तो ये समस्या तो है और फॉर और अगेंस्ट बहुत है इसके लिए लेकर, लेकिन समाधान क्या है, मैं इस पर आना चाहती हूँ. जो एडुकेट किस तरह से करें, क्या बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, और आप कम्युनिटीज में किस तरह की मिसाल है, आप लोगों ने क्या कहीं पर कुछ बेहतर किया है जहां पर ये समस्या नहीं है. हिंदुस्तान के बाहर ये समस्या इतनी नहीं है, यहीं भारत में इतनी ज्यादा क्यों है, इन पर मैं चर्चा करना चाहूंगी. एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में और लौटते हैं कि यहां पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है और साथ ही ये हादसे भी ज्यादा हो रहे हैं. तो हम क्या गलत कर रहे हैं और दूसरे देशों से हम क्या सीख सकते हैं, एक ब्रेक के बाद. तो इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हमने हमेशा से ये सुना है द डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और बहुत सारी वफादारी की कहानियां हम सब लोगों ने कुत्तों के बारे में सुनी है. हम अपने सेना में देखते हैं कि किस तरह जान बचाने के लिए वो कुत्ते लगे होते हैं और उनको मेडल्स तक मिलते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत जापानी फिल्म है हाचिको, जिसमें कहानी यही है कि किस तरह एक वफादारी में एक कुत्ता सालों साल अपने मालिक का इंतजार करता है. तो इतने करीब होते हैं कुत्ते इंसानों से. लेकिन फिर क्या गलत हो गया है, यहाँ पर समस्या है स्ट्रे डॉग्स की, आवारा कुत्तों की. तो आवारा कुत्ते भी पालतू हो सकते हैं अगर उनको घर मिले. क्या आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा इसकी करें जो समस्या बन गई है जो स्ट्रे डॉग्स की. जी, मेरा मानना है द नंबर ऑफ डॉग्स व्हिच आर देयर ऑन द स्ट्रीट, जो कि है अभी, दैट इज वेरी हाई. और जो अडॉप्शन के लिए लोग हैं या जो केयर टेकर्स हैं, या शेल्टर होम्स वाले हैं, दे आर वेरी फ्यू. और अगर हमें उसको बैलेंस आउट करना है तो the municipal corporation has to come in, the laws have to come in, they need to be enforced in the right way. Otherwise आप खुद देखिए, मुझे यहाँ 10 फीट भी अगर चल के जाना है तो मुझे डर लगता है. I would rather take my car. क्यों? क्योंकि कम से कम 25 कुत्ते हैं उस लाइन में, स्ट्रे डॉग्स. मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती अकेले. कि कैसे छोड़ दूं? तो ये डर तो मेरे मन में रहेगा ही. ये जो डर है मन में और बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, तो उस केस में अदनान क्या आप बता पाएंगे कि सोल्यूशन के तौर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे 2 सोल्यूशन है. सबसे पहले स्ट्रे डॉग्स की तो काफ़ी बात हो गई. जो पेट डॉग्स हैं आपने थोड़ा जिक्र किया, उस पर ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं हो पाई. तो पेट डॉग्स का मैं सबसे पहले सोल्यूशन दूंगा कि पेट डॉग्स कोई भी अपने घर खरीद के या प्योर ब्रीड डॉग सबसे पहले अडॉप्ट करके जैसे ही ले आते हैं तो ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी क्यों नहीं समझते. जब बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके स्कूल की एडमिशन, तो आजकल लोग पैदा होने से पहले ही लाइन में खड़े हुए हैं. और ट्रेनर्स को एक तो बुरा माना जाता है, दूसरी बात तो ट्रेनिंग कहते हैं अरे इस पे पैसे क्या खर्चने. जब तक हमारे पास जब तक 3-4 बाइट्स नहीं हो गई उस डॉग की, तब तक या तो हमें फोन करते हैं कि आप ठीक कर दीजिए वरना हम कुत्ता दे देंगे, हम छोड़ के PFA छोड़ के या कहीं छोड़ के आ जाते हैं. तो ट्रेनर हमेशा लास्ट में क्यों आता है, जब सारा मैटर हाथ से निकल जाता है. ये पेट डॉग्स की बात, पेट डॉग्स के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी अग्रेशन है पेट डॉग्स का, वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैं नहीं मानता कि ब्रीड अग्रेसिव है. मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने डॉग को ठीक से एक्सरसाइज नहीं कराया, ठीक से एजुकेट नहीं कराया, ठीक से ट्रेन नहीं कराया, और फिर वो डॉग की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी पेंट अप एनर्जी जो है वो कहीं बच्चों में या मिसहैप हो जाता है बेसिकली. दूसरा, अब मेरे स्ट्रे डॉग का एक सोल्यूशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिस्टमैटिक है कि गवर्नमेंट और MCD का जब तक इम्प्लीमेंटेशन आता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और PFA काफी इम्प्लीमेंट अपनी तरफ से जितना वॉलंटियर्स को एम्पावर कर रहा है. हर एक RWA को अपने स्ट्रेस का एक रजिस्ट्री बनाए, उनकी न्यूटरिंग, उनकी रेबीज और उन सब का सारा देखरेख उनके अंडर हो. एक छोटा गार्डन और एक छोटा हाउसिंग के जब तक लोग की मूवमेंट जब ज्यादा है, जिन घंटों पे, जिस दिन के मोमेंट्स पे ज्यादा है, तब उनका भी एक शेडेड कूल एरिया में उनको रहने को मिले. दूसरा, पूरी RWA की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी सारी सोसाइटी को बुलाएं और मैं खुशी से आके उनको समझाऊंगा. अवेयरनेस ड्राइव्स हर जगह, सेमिनार्स होने बहुत जरूरी हैं कि जो डरते हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है बिना डंडे और बिना पत्थर के. इस तरह के वर्कशॉप्स होते हैं क्या कम्युनिटी लेवल पे? आप लोगों ने भी किया है ये कि जो डरते हैं उनको हम किस तरह से? हमारी सोसाइटी में हर एक स्ट्रे डॉग का एक नाम है. हर एक स्ट्रे डॉग एक
स्ट्रे डॉग नहीं है, वो एक सदस्य है। एंड ये हम लोग यही है कि उनको आप एक झुंड में ना देखें कि वो स्ट्रे डॉग्स हैं, आप कहिए कि वो पांडा है या वो हाची है, वो इसकी है, वी हैव डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो कहीं पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफरेंट डेमोग्राफिक्स जो होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए आपको सेंसिटिविटी वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है, बच्चों के लिए अलग से ज़रूरत होता है। यू नीड टू टेल पीपल, हाफ द प्रॉब्लम कम्स कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या करें। जी। और ये चीज़ अगर हर RWA थोड़ा वॉर फुटिंग में कर सकती है, क्योंकि अगर ये सही में इतनी बड़ी समस्या है, तो मुझे ये लगता है कि आज की डेट में एटलीस्ट बड़ों शहरों में इतने एनिमल वेलफेयर वाले इतने वॉलंटियर्स आ गए हैं जो कि इसको एड्रेस कर सकते हैं। जी। अंबिका, आपसे आखिरी बात कि ये जो अब जैसे आपकी सोसाइटीज में और क्या I think there are 2 or 3 pronged approaches that we can have. One, जैसे आपने बताया था, म्यूनिसिपैलिटी के साथ why doesn't the municipality officially include animal welfareists in their programs? For example, जब ये G20 हुआ था, we had suggested to the municipality कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं. We will work with you. The feeders who are in every area, we can handle the dogs for you. There's no need for ropes. There's no need for wire nooses. Nothing. The feeders themselves will handle the dogs. We will take them to the designated areas. We will look after them for those 10 days. But the municipality completely refused. They would prefer the cruelty rather than the participation. So adoption, I would say adoption. You would need to stop breeding of dogs in the sense of huge problem. No more huskies, no more dogs who are not suitable to our climate and conditions. If we could actually put a ban on selling dogs, many countries have it. California, for example, has banned the sale of dogs. So which means if you want a dog, you will adopt a dog. अगर कुत्तों से प्यार है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। So don't buy a dog. Not shop. But Absolutely. हो नहीं रहा है। Adopt, don't shop. That's one. And the third thing is animal welfare in schools. The way we have started मैं environment. आपके पास एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद आ जाऊं क्योंकि अब हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं, बस आपसे बात खत्म करेंगे और आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा पे। स्ट्रे डॉग्स से का जो हमला है और उसके समाधान की हम बात करें, अंबिका, आपने कहा कि स्कूलों में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी, we need to introduce animal welfare into schools because research shows that children who are comfortable with dogs, for example, in their homes, actually grow up to be better adjusted, more self-confident and more successful adults. And why? Because the confidence they get from the unconditional love of a dog cannot be replicated. When a child comes first in class, everybody praises him. When a child comes last, somebody scolds him. But the dog loves him irrespective. And the confidence that brings to a child shows in his personality. So we should give every child the opportunity to love a dog and take away the fear. सबसे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की। एक बार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, चाहे वो MCD के ऊपर हो या RWA के ऊपर हो या कोई और बॉडी के ऊपर है, तो मुझे लगता है उस समस्या का समाधान वहां से बहुत इजीली आ सकता है। ये कानून पर्याप्त है। उसके अलावा उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली तभी होगा जब वर्कफोर्स और लोग जुड़ करके आए। अदनान ने भी कहा और किंगशुक ने भी कहा कि RWS के स्तर पे बहुत आसानी से हो सकता है, और जैसे MCDs की जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि कौन करेगा और कैसे होगा। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। आज हम लोग में इतना ही।